नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 15 अगस्त से पहले एनआईए को दिल्ली में बड़ी कामयाबी मिली है। बटला हाउस से गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। मोहसिन मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन बाटला हाउस में किराए के मकान से अपनी गतिविधियां चला रहा था। वो सोशल मीडिया पर आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैला रहा था। एनआईए को यह भी पता चला कि मोहसिन पूरी तरह रेडिकलाइज है, साथ ही आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य भी है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही मोहसिन है जिसे पकड़ा गया है, जिसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस पर आरोप ये है कि ये ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस का प्रोपेगेंडा फैला रहा था। जांच में ये भी पता चला है कि ये आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला है मोहसिन, जो नफरत फैलाने का काम कर रहा था। जांच में जब उससे बातचीत की गई, उससे पूछताछ की गई, तो ये भी पता चला कि ये पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो चुका है, यानी से पूरी तरीके से भटक चुका है और आईएसआईएस मॉड्यूल पर ये काम कर रहा था। ना सिर्फ ये काम कर रहा था, बल्कि औरों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा था और बाकायदा ऑनलाइन इसके लिए ये प्रोपेगेंडा भी चला रहा था। इसकी अब जांच पड़ताल की जा रही है, इससे पूछताछ की जा रही है और इसके संपर्क में कौन कौन लोग थे, किससे इसका संपर्क था, किससे इसका कनेक्शन था, क्या कोई और भी इसका मददगार था, क्या ये कुछ और लोगों को भी रेडिकलाइज कर चुका था। इन तमाम सवालों के जवाब इससे पूछताछ में सामने आएंगे। लेकिन बहरहाल मोहसिन नाम के शख्स को बाटला हाउस से गिरफ्तार किया गया है। बाटला हाउस में किराए के मकान में ये रहता था। तो मोहसिन को दिल्ली के बाटला हाउस के जिस इलाके से एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वहां हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद पहुंचे। जिस घर में मोहसिन किराए पर रहता था, एक रिपोर्ट वहां से देखिए। जामिया का ये जोगाबाई एक्सटेंशन का एरिया है और ये है F18/27। यहीं से एनआईए ने मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि मोहसिन अहमद यहीं पर बैठकर रिक्रूटमेंट कर रहा था और क्रिप्टो करेंसी के द्वारा सीरिया और बाकी देशों में आईएसआईएस के नेटवर्क को फंड कर रहा था और इसके लिए वो यहीं पर बैठकर रेज कर रहा था। ये मोहसिन अहमद का वो घर है जो कि उसने किराए पे लिया था। यहाँ पर वो काफी लंबे समय से था। अंदर जो लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनसे पूछा कि क्या वो बोलना चाहते हैं या नहीं। ये जो एरिया है एडजॉइनिंग, ये पूरा एरिया खासतौर पे जामिया का ये एरिया, यहाँ पर बहुत सारे किराएदार हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं और उसके अलावा जो रिहायशी एरिया है, इन सभी एरियाज में इस समय एनआईए और जो लोकल एजेंसीज हैं वो पूछताछ कर रही है कि आईएसआईएस के रिक्रूटमेंट के इस में और कितने लोग शामिल थे और खासतौर पे मोहसिन अहमद के साथ और कौन कौन लोग थे। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर नीचे सरकारी अधिकारी रहते हैं, जस्टिस हैं, वो रहते हैं और ये पूरा जो एरिया है, इन सभी एरियाज में जितने भी किराएदार हैं या फिर जो मोहसिन अहमद के साथ जिनका आईपी एड्रेस मर्ज हो रहा था, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, मोहसिन को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। संदिग्ध आतंकी इसको बताया जा रहा है, इससे पूछताछ की जा रही है और इसके जो कनेक्शन है, अब उनकी भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के बाटला हाउस में किराए के मकान में छिपकर मोहसिन अपनी गतिविधियां कैसे चला रहा था। दरअसल एनआईए के मुताबिक मोहसिन भारत और दूसरे देशों से आईएसआईएस के सिंपैथाइजरों से फंड इकट्ठा करता था, फिर इसे सीरिया और दूसरे देशों में भेजता था। खुफिया एजेंसियों की उस पर नजर नहीं पड़े, इसलिए वो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर रहा था। तो बड़ी ही चालाकी से वो अपना पूरा मॉड्यूल जो है वो चला रहा था। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी तरीके से इसका मकसद था कि ये सुरक्षा एजेंसियों के आंख में धूल झोंक सके और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी के तौर पर ये लेन देन जो है वो किया करता था। और क्या कुछ खुलासे हुए हैं और क्या कुछ जानकारी मिली है इससे जुड़ी हुई? प्राची, इस समय सबसे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन का मेन केंद्र बिंदु है उन सभी लोगों की जांच पड़ताल करना जो कि इस सिंडिकेट को चला रहे थे, जिसमें मोहसिन, उसके अलावा जो बाकी लोग थे वो भी शामिल थे। दरअसल ये पूरा ट्रेल जो है वो 25 जून और 26 जून के बीच शुरू हुआ, जब आईएसआईएस का ये पूरा नेटवर्क सिंडिकेट जो है वो डिकोड किया गया एनआईए के द्वारा। और अब जाकर ये एस्टैब्लिश हुआ कि मोहसिन, जो कि बाटला हाउस के अंदर रहकर, जो कि जापानी गली है, वहां पर 4th फ्लोर पे उसने घर लिया था और 2 हफ्ते पहले ही वो यहाँ पर आया था। उसके दोस्त वहां पर थे। 24 घंटे उनके घर में लैपटॉप्स और साथ में मोबाइल कम्युनिकेशन है वो ऑन था और यहीं से जो एजेंसीज हैं उन्होंने डिकोड करना शुरू किया। जब
जो सीरिया के लिए आईएसआईएस को और फैलाव करने के लिए भारत में और उसके आसपास के इलाकों में जब ये फंड रेज करने लगा तो उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ये सीरिया भी पैसे भेज रहा था, उसके साथ साथ जो बाकी कंट्रीज हैं जहां पे आईएसआईएस का नेटवर्क है, और उसे एक्टिव करने के लिए ये लड़कों को रिक्रूट करना और साथ में जो करेंसी है यानी फंड रेजिंग कर रहा था, और उसके बाद इसे डिकोड किया गया। पूरा ट्रांसक्रिप्शन इस समय एनआईए के पास है। उसके अलावा जो आईपी एड्रेसेस हैं, हम खुद यहां पर गए, उसके घर पे गए, मनीष, अब ये पता लगाने की कोशिश है कि इसके संपर्क में कौन था, इसने कहां तक अपने तार बिछाकर रखे थे और किस किस को ये रेडिकलाइज कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मोहसिन बहुत शातिर ढंग से काम करता था, यहां तक कि उसके पड़ोसियों को उसके खौफनाक इरादों की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी। मोहसिन ने पड़ोसी महिला का उसकी एक्टिविटी के बारे में क्या कुछ कहना है, जरा ये आप सुनिए। आपको इसकी कोई जानकारी है यहाँ पे जब यहाँ मोहसिन रह रहा था या फिर यहाँ पे जो एनआईए आई? नहीं, मुझे तो नहीं, बट हाँ ये कुछ टाइम पहले ही आए थे यहाँ पर। बंद ही रखते हैं वैसे ज्यादातर, बस सिर्फ आवाज आती थी। लड़के वगैरह ही रहते हैं यहाँ पे, फैमिली तो रहती नहीं। ऐसा हुआ मैम कि आपने देखा हो कभी बहुत सारी मूवमेंट रात को, दिन में, कभी अलग अलग टाइम पर आ रही हो? हाँ, ये तो होता था यहाँ पर कि मतलब बार बार हर 10-15 मिनट बाद कोई नॉक कर रहा है, गेट ओपन करवा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखता था कि कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। आपसे से बात होती थी कभी? नहीं, कभी नहीं। जब आपको पता लगता है कि आईएसआईएस का एक मेंबर यहाँ पे था जो रिक्रूटमेंट कर रहा था, बहुत नहीं, कभी पता ही नहीं चला। इस बार में तो अभी पता चलता है। सुन के बुरा लगता है कि फिर से नाम खराब करने की कोशिश। बिल्कुल सही बात है। ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसे इतने बिल्कुल पास में, क्योंकि हम भी फैमिली, बच्चे सब साथ में, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ पता ही नहीं। और अब बात शहर शहर कितने जिहादी खंजर की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अहमदनगर से बड़ी खबर मिल रही है जहां एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है, उसमें प्रतीक पवार पर हमले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस की टीम आरोपियों की पहचान कर रही है। हमले में घायल प्रतीक पवार की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। हमले में प्रतीक के शरीर पर 35 कट के निशान हैं। हमले के विरोध में लोगों ने 5 अगस्त को मार्च भी निकाला था। तो प्रतीक पवार, जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया, एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, जिसके बाद ये उस गैंग के नजरों में आ गया जो इसकी रेकी करते रहे और फिर उसके बाद प्रतीक पर हमला कर दिया गया। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार बताया जा रहा है। कई लोगों को पुलिस ने जरूर पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मुख्य आरोपी है कहां। लेकिन इस बीच प्रतीक पवार की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें, 3 अलग अलग शहर, लेकिन कमोवेश जो वारदात है वो एक जैसी है। इसके पीछे नफरती सोच एक जैसी है। अमरावती में पहले उमेश कोहले की जान ले ली जाती है, फिर कन्हैया की बेरहमी से हत्या की जाती है और अहमदनगर में भी प्रतीक पवार के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई। इस वक्त हम अहमदनगर जिले के करजत स्थित माउली मेडिकल के बाहर 4 अगस्त की शाम को प्रतीक अपने दोस्त अमित माने के साथ इसी जगह आता है। उसी दौरान कुछ लड़के उन्हें घेर लेते हैं। शिकायत के मुताबिक इन हमलावरों के हाथों में तलवारें थी, कोयते थे, हॉकी स्टिक्स थे, पत्थर थे और ये हमलावर पहले प्रतीक और उनके साथी अमित के पास आते हैं। प्रतीक को देखकर एक आरोपी कहता है कि तू नुपुर शर्मा के समर्थन में क्यों पोस्ट लिखता है, लगातार हिंदुत्व की बातें क्यों करता है, और इसी के बाद ये हमलावर प्रतीक पर हमला कर देते हैं। बेरहमी से प्रतीक को पीटा जाता है और प्रतीक को बचाने के लिए जब उनके साथी अमित माने आगे आते हैं तब अमित को भी बेरहमी से पीटा जाता है। इस हमले में प्रतीक गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। प्रतीक को खून से लथपथ देख आरोपी जैसे ही प्रतीक इस हमले के बाद जमीन पर गिर जाता है, शिकायत के मुताबिक प्रतीक को मुर्दा समझकर तमाम हमलावर यहां से भाग जाते हैं। हमले के दौरान प्रतीक के साथ उसका एक दोस्त भी था। आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर किस इरादे से मुस्लिम युवकों ने प्रतीक पर हमला किया। हमारे साथ प्रतीक पवार केस में जो शिकायत करता है अमित माने, जो वारदात वाली शाम इस जगह पर मौजूद थे, वो हमारे साथ, उनसे बात करते हैं।
अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा उस दिन क्या हुआ था, विस्तार से बताइए। 4 तारीख को शाम 6:30 बजे जब हम राशन के कार्यक्रम के लिए जा रहे थे अन्ना बोसाटे की जयंती के लिए, तो उस टाइम हम इधर खड़े थे, हमारा पूरा मित्र परिवार इधर आने वाला था। तो उस टाइम कुछ 4-5 गाड़ी पे वो मुस्लिम समाज के युवक आए, उन्होंने आते ही उसको धारदार शस्त्र से, तलवार से, कोयते से और हॉकी स्टिक से मारना शुरू कर दिया। कितने लोग थे, कौन कौन लोग थे इस बारे में? 11-12 लोग थे, पूरे मुस्लिम समाज के पूरे युवक थे वो। हाँ, इसके हाथ में क्या था ये बताइए जरा। जो मेन आरोपी थे उसके हाथ में तलवार, कोयता वगैरह वगैरह, हॉकी स्टिक, डांड से उसको बहुत इधर ही मारा था उन्होंने। और क्या इस मारपीट के पहले क्या कोई बातचीत हुई थी, क्या हुआ था? बातचीत नहीं, जो इधर हम खड़े थे ना, उन्होंने आते ही डायरेक्ट मारना चालू कर दिया। थोड़े बार उन्होंने उसके जात पात पे गाली वगैरह दी और धर्म के खिलाफ थोड़ा बार वो बोले, डायरेक्ट पूरा मारना चालू किया डायरेक्ट। लेकिन आपने अपनी शिकायत में कुछ और बातें भी लिखवाई है कि मारपीट के पहले उन्होंने, आरोपियों ने प्रतीक को कुछ कहा था, वो क्या कहा? वो आते ही उसने कहा था कि वो आप फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, कन्हैया लाल, उमेश कोल्ले बार बार डाल रहे हो, धर्म का बहुत कीड़ा है क्या, ऐसा उन्होंने कहा इधर। अच्छा। फिर क्या हुआ, आप उन आरोपियों को पहचानते थे? हाँ, उसमें से जो 4-5 थे उनको मैं नहीं पहचानता, इधर के नहीं थे। जो बाकी के जो लोग थे वो इधर के ही थे, करजत के। कौन थे, नाम बताइए जरा। उनको शाहरुख पठान, साहिल पठान, वो निहाल खान पठान वगैरह, वहाँ के पठान उससे थे, अरशद खान। अच्छा। फिर क्या मारपीट के दौरान क्या हुआ, कैसे आपने उनकी प्रतीक की जान बचाई, वो बताइए। मैं उनको बार बार ढकल रहा था, उसको मत मारो, उसको मत मारो बोल रहा था। उन्होंने मेरे को भी 1-2 फटके इधर लगाए। अच्छा। प्रतीक ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की थी, उसको की थी, वो उसके साथ बात कर रहा था, पीछे से उसको डायरेक्ट सिर में उन्होंने तलवार का घाव किया। तलवार का घाव किया, आपने देखा उनके हाथों में? मैंने खुद में देखा। एक बात ये होगी, आप क्या दिन भर प्रतीक के साथ थे या उस समय मिले? मैं दिन भर घर पे था, शाम को कार्यक्रम को जाने का था, इसलिए हम साथ में इधर आए थे। अब आप जो बयान दे रही है, आपने एफआईआर में भी लिखवाया है। हमारी पुलिस से बात हुई, पुलिस का दावा ये है कि अब तक जो उन्होंने जांच की है, उस जांच में उन्हें उनके आरोपियों के हाथ में तलवार थे, कोयता था या फिर अन्य धारदार हथियार थे, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले ना सर। सीसीटीवी कैमरे में दिखा भी है उधर, और रॉड से वगैरह मार रहे थे। जिस दिन इधर हुआ ना, इधर उसको पीछे से सिर में वो वार किया था। हाँ, और इधर जो उधर लोग जो मार रहे थे, सीसीटीवी में दिख रहा है, उसके हाथ में रॉड, डैंड वगैरह था। लकड़ियां दिख रही है, लेकिन तलवार और कोयता को लेकर पुलिस का कहना है कि अब तक ना सर इधर में था, वो पूरा जो घाव है ना इधर, वो तलवार से हुआ। और ऐसे दांड के से वगैरह मारा तो इतना बड़ा घाव नहीं होता सर। कमी उसको 7-14-15 टाके इधर पड़े सिर में। अच्छा। चलिए, आपका ये एक दावा है, इसके अलावा एक और जो आपने बड़ा दावा किया है कि मारपीट के पहले नुपुर शर्मा का जिक्र किया था कि नुपुर शर्मा के समर्थन में क्यों पोस्ट लिखते हो, उमेश कोल्ले की बात क्यों करते हो? उसका पूरा प्रूफ भी है हमारे पास। जो विवाद हुआ था ना, वो नुपुर शर्मा के। दिखाएं प्लीज, दिखाएं जरा, आपके पास है सबूत तो दिखाएं जरा। तो देखिए, ये हमारे साथ अमित माने हैं, इनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस जांच भी कर रही है। इनका ये कहना है कि उनके पास वो स्क्रीनशॉट्स हैं, पोस्ट है, जिसके आधार पर ये पूरा विवाद हुआ था। बताइए। वो पूरा मिला था ना, वो नुपुर शर्मा का हुआ था पूरा। ये कौन है, किसका चैट है, ये बताइए जरा। अरशद खान का चैट है, उसने पूरा धमकी भी दिया था, इसकी भी स्क्रीनशॉट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।